कुछ और मीडिएटर्स हैं जो कि स्टेम सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 3 जो है ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स से प्रोड्यूस होता है और ये ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह से GM-CSF है जो ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये टी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी इसको बना सकते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर है चूँकि, तो ये ग्रोथ ऑफ ग्रेन्युलोसाइट को, जैसे इसके नाम से भी जाहिर हो रहा था, तो ये अपने ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे और फिर इन जब सेल्स की ग्रोथ स्टिमुलेट होगी तो यकीनन फिर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है मैक्रोफेजेस की वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा होगा, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है मैक्रोफेजेस की वो भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लिनिकली इसको जो रीजनरेशन है सेल्स की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद, उसमें उस रीजनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद सेल्स को रीजनरेट करना जो है वो उसकी ज़रूरत होती है और उस रीजनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसे हम ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या GCSF कहते हैं। ये डिफरेंट किस्म के सेल्स से प्रोड्यूस होता है, जैसे मैक्रोफेजेस या फिब्रोब्लास्ट या एंडोथेलियल सेल्स, तो ये GCSF को प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम क्या है कि ये डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल को बढ़ा देता है। जो स्टेम सेल हैं वहाँ से जो न्यूट्रोफिल डेवलप होने होते हैं, और इसका जो क्लिनिकल रोल है वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में ज़्यादा अहम है, स्पेशली जब कोई भी पेशेंट जो कैंसर का पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी दी जा रही होती है, यानी ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है जो विद हेल्प ऑफ केमिकल्स होता है, इंजेक्टेबल्स दिए जा रहे होते हैं या ओरली उसको मेडिसिन दी जा रही होती है पेशेंट को। तो उस सूरत में पेशेंट काफ़ी चूँकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो उस वक्त उसे इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। स्टिमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन जो GCSF भी कर रहा होता है और MGCSF भी कर रहा होता है, उसके नतीजे में नंबर जो है वो बढ़ जाता है सेल्स का, न्यूट्रोफिल्स का नंबर ब्लड के अंदर, पेरिफेरल ब्लड के अंदर किसी भी इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाता है इन फैक्टर्स की वजह से। इसके अलावा कुछ और ऐसे मीडिएटर्स हैं जो डिफरेंट सेल्स को अफेक्ट करते हैं और वो मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे TNF अल्फ़ा है, ये एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो प्राइमरीली मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हैं। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो सिंथेसिस ऑफ एडियन मॉलिक्यूल्स बाय एंडोथेलियल सेल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स अपने आप को ब्लड वेसल के साथ एडियर करेंगे एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये रेस्पिरेटरी ब्रस्ट में भी उसकी एक्टिवेशन भी कर सकता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, और जिसका नतीजा ये होता है कि किलिंग पार जो है वो फेगोसाइट्स की वो बढ़ जाती है। ये लिम्फोकाइन सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ कर सकता है हेल्पर टी सेल्स के ज़रिए, और ये ग्रोथ ऑफ बी सेल को भी स्टिमुलेट करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस वक्त ये एंडोटॉक्सिन इंड्यूसर सेप्टिक शॉक जो है उसको मीडिएट करता है। और एंडोटॉक्सिन आपको पता है कि ये डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स जो हैं उनकी वजह से एंडोटॉक्सिन उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसकी वजह से सेप्टिक शॉक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीवियर किस्म का हो सकता है, और उसका ये मीडिएटर है। और एंटीबॉडी जो है हाई कंसंट्रेशन पे TNF अल्फ़ा के लिए जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होती है, और एंडोटॉक्सिन जो है उसका एक्शन जो है उससे बचा जा सकता है। TNF अल्फ़ा को कैचेटिन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट कर देता है,
जो फैट टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन है फैटी एसिड्स की वो भी कम हो जाती है। TNF अल्फ़ा जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है, तो ये डेथ करेगा और नेक्रोसिस करेगा डिफरेंट किस्म के ट्यूमर्स की, क्योंकि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है अल्फ़ा टाइप का। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि ये ट्यूमर डिफरेंट किस्म के जो हैं उनमें नेक्रोसिस और उनकी डेथ कॉज करके तो काम करता है। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये अपने इस सारी एक्टिविटी के लिए इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन को प्रमोट करता हो और उसकी वजह से जो इन्फाक्ट बनता है ट्यूमर टिश्यू के अंदर, उसके ज़रिए ये नेक्रोसिस कॉज करता है। अब जो सिमिलरिटी है इस इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की DIC के साथ, जो कि सेप्टिक शॉक से होता है, उसमें दोनों में जो TNF अल्फ़ा है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है जो कि मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं जब इनके साथ आके एंडोटॉक्सिन इन टच होता है, जो कि एक लिपोपोलीसेकेराइड है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मौजूद है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन्स मैक्रोफेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेशन कर सकता है, जिससे हाइपोटेंशन देखने में आती है सेप्टिक शॉक के दौरान। इनहिबिटर जो NO सिंथेज है, इसका जो इनहिबिटर है वो एंजाइम कैटालिसिस कर सकता है और सिंथेसिस ऑफ NO फ्रॉम आर्जिनिन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से जो हाइपोटेंशन है जो एसोसिएटेड विद सेप्टिक शॉक है उससे बचा जाता है। मैक्रोफेजेस की माइग्रेशन से रिलेटेड इनहिबिटरी फैक्टर एक मौजूद होता है, मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिटरी फैक्टर से हम कहते हैं, या MIF। ये भी एक मीडिएटर है जो कि मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं जब वहाँ पे एंडोटॉक्सिन का इंट्रोडक्शन होता है। MIF का काम क्या है कि ये मैक्रोफेजेस को साइट ऑफ इन्फेक्शन पे रिटेन रखें। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि MIF एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक को शुरू करने में भी काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। एंटीबॉडीज़ जो MIF के अगेंस्ट बनती हैं उसकी वजह से सेप्टिक शॉक से बचा जा सकता है एनिमल्स के अंदर। जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ख़ुद से TNF नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सो वहाँ पे ये तरीका अडॉप्ट होता है कि अगर TNF प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है कोई एनिमल, तो वहाँ पे MIF के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए और उसकी वजह से सेप्टिक शॉक से बचा जा सके। तो जो इसका मैकेनिज़्म है MIF का सेप्टिक शॉक के अंदर, वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से काम करता है। कुछ ऐसे मीडिएटर्स हैं जिनके कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे इंटरफ्रॉन्स हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और बहुत सारे इम्यूनोमॉड्यूलेशन के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो हैं ये ल्यूकोसाइट से और बीटा इंटरफेरॉन जो हैं वो फिब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होते हैं। और जब वायरसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, तो उसके केस में वायरसेस के बॉडी में आने से ये इंड्यूस होता है इसका जो सिंथेसिस है, और उसका काम क्या है कि ये एंटीवायरल एक्टिविटी इन इंटरफेरॉन अल्फ़ा बीटा की बेसिकली एंटीवायरल एक्टिविटी होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि वायरल इन्फेक्शंस में, जैसे हेपेटाइटिस C में इंटरफेरॉन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, बिकॉज इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी काफ़ी काबिल ज़िक्र है। अब इसी तरह से एक और इंटरफेरॉन है जिसे हम गैमा इंटरफेरॉन कहते हैं। ये भी लिम्फोकाइन है और प्राइमरीली ये TH1 सबसेट है जो हेल्पर टी सेल्स का, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। ये एक पोटेंट एक्टिवेटर है फेगोसिटिक एक्टिविटी का, जो कि मैक्रोफेजेस से ब्रॉट अबाउट होती है सेल के अंदर।
इसी तरह NK सेल्स हैं या नेचुरल किलर सेल्स हैं, इसी तरह न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारे बेसिकली फेगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए गामा इंटरफेरॉन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब ये फेगोसिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसको एक्टिव किया जाता है मज़ीद बाय गामा इंटरफेरॉन, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की एबिलिटी बढ़ जाती है इन सेल्स की। और इसी तरह से जो ट्यूमर सेल्स हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था कि नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे आर सपोज टू किल ऑल द सेल्स विच आर वायरस इन्फेक्टेड एज वेल एज इफ द सेल्स आर ट्यूमर सेल्स। तो उसमें जो एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की, इसी तरह से ट्यूमर सेल्स को किल करने की, वो एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किलिंग है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया की, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है उसको मैक्रोफेजेस ने बेसिकली किल करना होता है, तो वो भी इंक्रीज देखने में आता है इस गामा इंटरफेरॉन की वजह से। इसके अलावा जो सिंथेसिस ऑफ क्लास 1 MHC है और जो सिंथेसिस ऑफ क्लास 2 MHC प्रोटीन है, वो डिफरेंट सेल्स के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है कि MHC1 और MHC2 के साथ एक्चुअली एंटीजन आके बाइंड करता है ताकि उसको डिटेक्ट किया जा सके बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स रिस्पेक्टिवली। सो जब इन दोनों प्रोटीन्स की MHC1 और MHC2 की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ये ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे होंगे, तो एंटीजन प्रेजेंटेशन इन सेल्स की वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, एंटीजन को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकेगा किसी भी टी सेल्स के सामने। लिम्फोटॉक्सिन्स जो हैं या जो TNF बीटा है, ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये TNF अल्फ़ा की तरह से काम करता है। ये सेम रिसेप्टर पे आके अटैच होगा जो TNF अल्फ़ा का रिसेप्टर है, और उसकी वजह से इसका आगे जो काम होगा वो भी वैसा ही होगा, मिलता जुलता होगा TNF अल्फ़ा से, बिकॉज ये सेम ही रिसेप्टर यूज़ कर रहे होते हैं। और ये TNF अल्फ़ा हो या बीटा हो, ये बेसिकली मिलते जुलते काम ही हैं इनके सेल के अंदर। थैंक यू।